हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ रहा है और उसी एग्जाम के रिगार्डिंग हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट की एक सीरीज, जिसमें हम आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ, ये चारों सब्जेक्ट के जो मॉक टेस्ट हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उन्हें अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि अब तक आपने अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर ली होगी और अब आपका जो काम है वो केवल और केवल रिवीजन का रह गया है। रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं आपके मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको लगाने हैं, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपका टाइम मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बच्चे क्या होता है, बच्चे आपके क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और फिर उनका स्कोर जो है वो कम रह जाता है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि अब 15-20 दिन में डेली आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। फुल मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चन का होना चाहिए। उसमें अगर आप की तैयारी कहीं ना कहीं अगर बेहतर हो चुकी है तो आप रीजनिंग के मॉक टेस्ट हमारे चैनल पे भी लगा सकते हैं। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और हिंदी चारों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि भाई, वीडियो के माध्यम से मॉक टेस्ट लगाना और एक जो आप प्रैक्टिस पेपर लगाओगे उसमें आप टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे, वहां आपको विद इन सेकेंड आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। हमारे साथ आप क्या करोगे, हमारे साथ आप क्वेश्चंस को करने की अप्रोच सीखोगे, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में क्या होगा कि हम आपको किस अप्रोच से किस क्वेश्चन को सोल्व करना है ये हम बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले के मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट हमने रीजनिंग के अब तक लगा चुके हैं। आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप वहां जाके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन पे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वहां जाके आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, तुरंत आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। वहां आपको बेहतर स्टडी मटेरियल और इस क्लास की पीडीएफ और करंट अफेयर्स के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 6, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है वर्ड फॉर्मेशन से, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अब नहीं बनाया जा सकता है, शब्द क्या दे रखा है मुझे, कैटेगराइजेशन। ठीक है, शब्द क्या है मेरा, कैटेगराइजेशन। ठीक है। अब देखिए ओरिएंट दिया हुआ है मुझे, ORIENT, शब्द बन जाएगा। तो टाइगर की देखें तो आपको ये रहा TIGER भी है। ग्रेनाइट की देखें तो GRANITE, तो GRANITE, ग्रेनाइट भी बन गया। अब देखते हैं हम नेगेटिव, NEGATIVE। तो देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ई है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, जबकि मेरे शब्द में जो ई है वो केवल एक बार ही है कैटेगराइजेशन में। तो मेरा आंसर जो बनेगा, अब क्योंकि मेरे शब्द में तो ई एक बार ही है और इस शब्द में ई 2 बार आ रहा है, तो मतलब ये ही नहीं बनेगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नेगेटिव। तो जो नहीं देखिए इसमें यही होता है कि या तो रिपीटेशन हो रही होगी या आउटसाइड का लेटर आ रहा होगा। ये दो चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पे आएगा। मतलब आपको क्या है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है और इन चारों में जो सबसे लास्ट आएगा वो बताना है। देखिए सब में पी है तो पी से तो हम अपना शब्द को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपके बाद आई आ रहा है, आर आ रहा है, आर आ रहा है और यू आ रहा है। अब मुझे बताओ आई, आर, आर और यू में पहले कौन आएगा। आपको पता है पहले आएगा ABCDEFGHI आएगा। फिर कौन आएगा, JKLMNOPQ, आर वाले आएंगे, क्योंकि भाई आर वाले दोनों हैं तो दोनों आएंगे। और फिर कौन आएगा, यू वाला आएगा। और हमसे पूछा है अंतिम शब्द, तो अंतिम शब्द यू वाला ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी। आपको यही अप्रोच रखनी है। देखिए हम चाहते तो इन्हें एक एक शब्द को अरेंज करने की कोशिश करते,
लेकिन हमारा जो शब्द है वो केवल और केवल एक ही अक्षरों से अरेंज हो गया, क्योंकि आपको पता है आई पहले अगर अरेंज हो जाएगा तो उसके बाद आर वाले होंगे, क्योंकि आर के ही तो बाद यू का नंबर आएगा, तो ये दोनों आर वाले आएंगे। हमसे अंतिम स्थान पे पूछा है तो हम अंतिम स्थान पे कौन आ जाएगा, यू वाला, और प्योर जो है मेरा लास्ट। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 में आपको नंबर सीरीज दी है, अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी यहाँ पे दी गई है। चलिए देखिए, जेड से वाई हो रहा है, -1 होके आया होगा। वाई से एक्स हो रहा है -1, तो एक्स से क्या होगा, -1 करेंगे तो डब्ल्यू आना चाहिए। ए से बी है, बी से सी है, तो सी से क्या आना चाहिए, डी। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए डब्ल्यू और डी होना चाहिए, डी डब्ल्यू, वी ई, डब्ल्यू डी, डब्ल्यू ई। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, डब्ल्यू डी। जल्दी जल्दी करेंगे हम प्रश्नों को, क्योंकि हमें जो है समय से अपना मॉक टेस्ट पूरा करना है। ये नहीं है कि हम एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में हम 1.5 घंटा लगा रहे हैं। 1.5 घंटा नहीं लगना चाहिए। हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम से कम समय अपना लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है 3 और 4 दोनों ही मेरे सीरीज के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जेड वाई डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क पी। तो देखिए, जेड से वाई आए हैं -1, वाई से डब्ल्यू आए हैं, तो डब्ल्यू से एक्स वाई होता है -2 हो गया। ये क्या आएगा, -3 होगा। अब देखिए, 23 में से 20 घटाएंगे, सॉरी 3 घटाएंगे तो 20 आएगा, यहाँ पे टी आना चाहिए। और ये -4 आया होगा, तो PQRST, बिल्कुल टी आएगा पहला अक्षर मेरा, तो टी मेरा 3 में है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। अब एक्स से आते हैं, VWX HTUV, तो -2, -3, और ये -4 हो क्या आया होगा। तो देखिए, एस में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो 19 में से 4 के 15, 15 पे कौन आता है, ओ आता है, और इसमें आएगा माइनस फिर 5। तो ओ में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 पे कौन आता है, जे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ATO। तो जब भी कभी आपको अल्फाबेटिकल सीरीज मिले, आपको क्या करना है, बेसिक आपको उनके नंबर डाल के भी आप कर सकते हो। नंबर भी नहीं डालते हो तो आप माइनस प्लस करके इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है। संपादन, तो कॉपी का कोई संपादक तो होता नहीं। संपादक हमेशा किसका होगा, किताब का होगा, पत्र का होगा। लिखाई हो सकता है, हस्तलिपि हो सकता है, संसाधन। अब बताइए आप। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास जो कंफ्यूज करेंगे, एक आपका लिखाई और एक आपका हस्तलिपि। अब देखिए, आप रिलेट करोगे पुस्तक से। पुस्तक जिस प्रकार किससे है, छपाई से संबंध है पुस्तक का, कि भाई पुस्तक का संबंध जिस प्रकार छपाई से हमें दिया है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध हमें बताना है। अब कॉपी का संबंध किससे होगा, कॉपी का संबंध बेसिक सी बात है, कॉपी पे हम क्या करते हैं, कॉपी पे हम लिखाई करते हैं। ठीक है, हस्तलिपि कोई ऑप्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कॉपी पे हम क्या करते हैं, हम राइटिंग करते हैं कॉपी पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे मेरा राइट आंसर। सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन दिया है हमें 1 जनवरी 2003, दिन कौन सा दे रखा है हमें, बुधवार। नेक्स्ट हमसे पूछा है 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष।
होता क्या है कि साधारण वर्ष में फर्स्ट डे व लास्ट डे सेम होता है। ठीक है, कि साधारण वर्ष जो होता है उसका फर्स्ट डेट और लास्ट डेट जो होती है उसमें दिनों की जो वो होता है, दिन जो होता है वो सेम होता है। मतलब अगर 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2003 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है कि फर्स्ट डे व लास्ट डे में +1 डे हो जाता है। +1 डे का क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर 1 जनवरी 2004 को अगर बृहस्पतिवार है तो 31 दिसंबर 2004 को शुक्रवार बनेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, आप देखते हैं कि हमारा जो 2003 है वो तो एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2003 को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। हमसे पूछा है 1 जनवरी 2004, तो अगर 31 दिसंबर 2003 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2004 को नेक्स्ट डे होगा। और मेरा नेक्स्ट डे कौन सा है, बृहस्पतिवार है। तो ऑप्शन है शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और मंगलवार। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ACBD सेक्शन दिया हुआ है मुझे, तो मैं सी ही लगाऊंगा इसे। सी ऑप्शन दे रखा है मुझे, बृहस्पतिवार। तो ध्यान रखना है, ये वाली टेबल भी आप ध्यान रखेंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या चेंज आता है। तो साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन सेम, जबकि लीप वर्ष में पहले और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है आज का। जल्दी जल्दी करेंगे हम, कोशिश यही है हमारी कि जल्दी से हमारा मॉक टेस्ट फिनिश हो जाए। ABCD और E 5 नदियां हैं, A B से छोटी है। चलिए, जो A है वो किससे छोटी है, B से छोटी है, पहली कंडीशन बन गई। लेकिन E से लंबी है। A B से छोटी है लेकिन E से लंबी है। C सबसे लंबी है और D B से थोड़ी छोटी है। तो देखिए, C उसने कर दिया, C सबसे लंबी है, और जो D है वो B से थोड़ी छोटी है, यानी कि वो A से बड़ी होगी। तो यानी कि ये D आ जाएगा, ये आएगा B, और ये A और ये E, और C हमने अभी लास्ट में रख रखा है। देखिए, अच्छा ये सेंटेंस यहाँ पे था, C सबसे लंबी है और D B से थोड़ी छोटी है और A से थोड़ी लंबी है। तो चलिए, ये तो हमने पहले ही रख लिया था। बताइए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो देखो, C यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये पांचों नदियां ये रही, EADBC। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, E है। सबसे बड़ी कौन सी है, C है। हमसे कौन सी पूछी है, सबसे छोटी नदी। तो सबसे छोटी नदी जो हो जाएगी मेरी, कौन सी हो जाएगी, E वाली हो जाएगी। बीच में कौन सी है, बीच में बीच वाली भी पूछ लेता है कई बार, तो बीच में कौन सी आएगी, बीच में आ जाएगी आपकी डी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है। आपको पता है राइट और लेफ्ट आ रहा है, तो आर और एल मिलके जुड़ जाएंगे, तो 9 + 6 = 15 आएगा। अब मुझे दाईं ओर से 15वां अक्षर बताना है। ठीक है, तो अगर मैं दाईं ओर से 15वां अक्षर देखता हूं तो कौन सा आएगा मेरा। आपको पता है ए से लेके एम तक 13 हो जाएंगे। भाई ए आपका पता है पहला नंबर है, एम 13 पे है, NO। तो मेरा 15वां अक्षर कौन सा होगा, O होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना है, O है। तो O मेरा होगा राइट आंसर, जो कि दाईं ओर से मुझे 15वें नंबर पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारे एक जैसे हैं, मतलब 9 और 10 में हमें सेम कंडीशन लगानी है।
अब 9 और 10 में हमें कंडीशन क्या लगानी है, हमें घन बताने हैं। घन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले हम ध्यान से। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, एक ठोस घन है जिसकी सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एवं इसके बाद इसे काटकर क्या करा गया है, 64 बराबर बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया। 1 मिनट में इंक चेंज कर लेता हूं इसकी। चलिए, इसे काटकर 64 बराबर बराबर, देखिए 64 है छोटे घन, और छोटे घनों की संख्या होती है एन क्यूब। एन क्यूब बराबर 64 है, तो एन कितना होगा हमारा, 4 होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। अब एन की वैल्यू कितनी है हमारी, एन की वैल्यू है आपकी 4। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे घनों में सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिनके दो विपरीत सतहों पर लाल रंग रंगे हुए हैं। देखिए, जब भी आप किसी बड़े घन को छोटे घन में परिवर्तित करते हो, तो उसमें आप कभी भी ऐसे घन नहीं निकाल सकते जिसकी दो विपरीत सतहों पर सेम कलर आ रहा हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपकी एक सतह कलर लेस आएगी और एक आएगी कलरफुल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 0, 16, 8, 24। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको कभी कलरफुल क्यूब को आपको काटना हो और फिर उसमें से आपसे पूछ ले कि भाई कितनी सतह ऐसी होंगी जिसकी, या कितने घन ऐसे होंगे जिनकी दो विपरीत सतह एक ही रंग से रंगी हुई हो या लाल रंग से रंगी हुई हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि जब वो बीच में से कट जाएगा तो ऊपर वाली सतह अलग हो जाएगी, साइड वाली सतह मतलब 6 की 6 सतह जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, तो अंदर से जो निकलेगा वो कलरलेस निकलेगा। और वही विपरीत वाली कंडीशन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। आपको पता है, देखो मैंने कल के मॉक टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिनमें हमने क्यूब के सारे फॉर्मूले जाने थे। तो क्यूब के अगर फॉर्मूलों की बात करें तो मैंने बताया था कि जो एक सतह रंगी हुई होती है वो कहाँ होती है, वो हमेशा होती है सरफेस पर। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, सरफेस मतलब फलक, मतलब जो सतह होती है, फलक कह दो या सतह कह दो। ठीक है, जैसे अगर हम इस घन को बनाते हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको इस तरीके से। तो जो केंद्र मतलब जो एक सतह रंगी हुई होती है, वो जो केंद्रीय घन होते हैं, मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि जो आपको सेंटर में घन मिलेंगे वहां आपको केवल एक सतह रंगीन मिलेगी और आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो जिनके केवल एक सतह पूछा है हमसे, तो केवल, अब देखो आपको पता है सरफेस कितनी होती है, 6। तो हमारा जो एक सतह रंगीन वाली फॉर्मूला बनेगा, ये हमारे होते हैं केंद्रीय घन, और केंद्रीय घन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, केंद्रीय घन बराबर होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एन की वैल्यू हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन करा था उसमें करी थी, एन की वैल्यू कितनी आई थी, 4। अब 4 अगर एन है तो 6 × 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 × 4 में से दोगे 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 6 चौक 24। यानी कि एक सतह रंगीन या केंद्रीय घनों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे आ जाएगी 24। तो राइट आंसर 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉडी को APCZ लिखा जाता है तो दिल्ली को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा।
चलिए, हमें क्या लिख रखा है, बॉडी, BODY। बॉडी को क्या लिखा है उसने, APCZ। हमसे क्या पूछा है, दिल्ली पूछा है। अब देखो, बी कितने पे आता है, 2 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, पी कितने पे आता है, 16 पे, डी कितने पे आता है, 4 पे, सी कितने पे आता है, 3 पे, वाई कितने पे आता है, 25 पे, जेड कितने पे आता है, 26 पे। आप देख रहे हो 2 का 1 -1 हुआ, 15 से 16 हो गया, 4 से 3 हो गया, 25 से 26 हो गया, यानी कि -1 +1 -1 +1। तो डी, शुरुआत किससे हुई है, माइनस से हुई है, तो डी का बन जाएगा सी, क्योंकि -1 हो रहा है। ई का बन जाएगा एफ, और सी और एफ का ऑप्शन देखते हैं, सारे 3 हैं। एल, ई का एफ हो गया, एल का बनेगा के, क्योंकि माइनस होना है, एच का बनेगा आई, और आई का बनेगा एच। तो CFKIH, ये रहा मेरा पहला ही ऑप्शन, क्या है, CFKIH है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, और उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। अब बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, और इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, और इसके बाद दक्षिण। देखिए, अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन उसने पेयर में दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें आंसर जो बनेगा वो कहीं ना कहीं पेयर में ही बनेगा। पूरब या दक्षिण, उत्तर या दक्षिण, पश्चिम या उत्तर, दक्षिण या उत्तर। क्यों, क्योंकि देखिए सूर्य जो होता है या तो पूरब में होता है या पश्चिम में होता है। अब या तो उसे समय बताना चाहिए था, अगर इसका आंसर उसे एग्जैक्ट निकलवाना था तो उसे समय बताना था। क्या कह रहा है, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। अब मैंने इस क्वेश्चन को 2 जगह डिवाइड कर लिया। मैंने मान लिया सुबह की समय की बात कर रहा है, और सुबह की समय जो सूर्य होता है वो पूरब में होता है, और पूरब में सूर्य है और सूर्य उसके पीठ की ओर है। तो उसने किधर की तरफ जाना शुरू करा, ऐसे जाना शुरू करा होगा, ऐसे नहीं जाना शुरू, पश्चिम में जाना शुरू करा होगा। भाई अगर मैं आपको बनाऊं, यहाँ पे सूर्य मान लेते हैं कि भाई सुबह का समय था। अब सूर्य पीठ, उसका पीठ की ओर है तो वो इधर को जा रहा है। चलिए, तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, ये मुड़ गया बाईं ओर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, ये दाईं ओर मुड़ गया, और उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ा। तो मुझे बताओ, अब वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। तो देखिए, एक तो आंसर मेरा दक्षिण बनना है, तो देखो पूरब या दक्षिण, उत्तर या दक्षिण, पश्चिम या उत्तर, ये तो आंसर नहीं होगा, दक्षिण या पश्चिम, ये भी हो सकता है। तो अब देखते हैं इस वाली कंडीशन पे कि भाई शाम का समय भी तो हो सकता है। अब सूर्य कहाँ पहुंच जाता है, पश्चिम में, तो यानी कि वो पूरब दिशा की ओर जा रहा होगा, क्योंकि सूर्य की तरफ अगर पीठ रखनी है तो उसे पूरब दिशा की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है फिर ये, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। अब देखो बाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर ऐसे मुड़ेगा, और इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ने के लिए फिर उसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, उत्तर है। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, उत्तर या दक्षिण। अब ऑप्शन किस में है, उत्तर या दक्षिण, देखो ये रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि क्या है, उत्तर या दक्षिण। हाँ, अगर मुझे वो सूर्य की स्थिति बता देगा कि भाई सुबह का समय था और वो उसकी पीठ की ओर करके जा रहा था, तो मैं इसे आसानी से इसका आंसर कह देता, दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन उसने हमें स्थिति नहीं बताई सूर्य की, तो इसके 2 आंसर आएंगे हमेशा। ये हो सकता है भाई सूर्य सुबह के टाइम की कंडीशन हो सकता है सूर्य की शाम के टाइम की कंडीशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है आपका ब्लड रिलेशन से।
और क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेमा का पुत्र आनंद है। चलिए ये प्रेमा है, इसका बेटा कौन है, आनंद है। राजीव प्रेमा का भाई है, तो प्रेमा का भाई कौन है, राजीव, तो ये भी भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा कौन है, राजीव की बहन है, और नेहा रश्मि की पुत्री भी है। यानी कि इन तीनों की माता कौन है, वैसे तो माता ही होनी चाहिए लेकिन अभी हमें पता नहीं है। नेहा राजीव की, बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। तो आनंद जो है रश्मि का क्या लगेगा, देखो आपको पता है आनंद जो है वो प्रेमा का बेटा है। प्रेमा कौन है, रश्मि की बेटी है। और हमारी माता की माता हमारी क्या लगती है, नानी। और नानी का बच्चे से क्या रिलेशन होता है, नाती का, देवते का। अब देवता तो है नहीं, तो लेकिन नाती भी तो होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। बस आपको क्या करना है, एक बार सेशन को लाइक कर देना है और साथ में दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को उठा के एक बार शेयर कर देना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी प्रतिष्ठित कंपनी में, देखिए ये मुझे लग रहा है डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। आपको पता है यूपी पुलिस में डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन आए थे पूरे, मतलब एक ही डाटा पे। और ये आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूपी पुलिस के फरवरी वाले एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी प्रतिष्ठित कंपनी में पद के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, किसी भी पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको नीचे दर्शाई गई हैं। कि कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है उनकी, कि भाई कम से कम 60% अंकों के साथ उसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की हो। दूसरा, 1 मई 2006 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए। मतलब 1 मई 2006 तक कम से कम 21 का हो गया हो और 25 से ज्यादा का ना हुआ हो, होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है फिर, कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब जो उन्होंने टेस्ट लिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो आपका कम से कम उसके 55% अंक होने चाहिए। 50,000 की जमा राशि भुगतान करने को तैयार होना चाहिए, जो प्रशिक्षण के उपरांत वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है किसी भी कंपनी में सिलेक्शन पाने की। आपको ध्यान रखना है कि भाई कम से कम 60% से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, 1 मई 2006 तक उसको 21 साल पूरी हो गई और 25 से पार ना हुआ हो। कम से कम 55% के साथ उसने सिलेक्शन जो पेपर हुआ होगा उसमें पास होना चाहिए, और 50,000 की जमा राशि का भुगतान। अब इसमें कुछ छूट भी दी गई है। छूट क्या दी गई है, छूट हमें दी गई है किस किस में, ए और डी में। कि भी तथापि यदि उपरोक्त अभ्यर्थी मानदंडों को पूरा करता है, सिवाय कि भाई अगर इनमें से कोई सा, जैसे पहला क्या है कि उपरोक्त ए में परंतु अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका है और प्रथम 7 सेमेस्टर में औसतन न्यूनतम 65% अंक। अब आप कहोगे कि ये क्या चीज है, तो आप पहले ए वाली कंडीशन देखो। ए वाली कंडीशन क्या है, ए वाली कंडीशन है हमारी कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो। अब कह रहा है कि हम उसे थोड़ी सी छूट दे देंगे कि अगर उसके 7 सेमेस्टर, एक तो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका हो और पहले 7 सेमेस्टर में उसका औसत 65% रहा हो, तो उसका मामला जो है वो कंपनी के
प्रेसिडेंट को विचार किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट भी दे रखा है जो डी में छूट दे रहा है। डी में आपको पता है 50,000 रुपए की राशि जमा करनी है। कह रहा है परंतु कम से कम 25% की राशि देने को तैयार है और उसने इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो मामला कंपनी के महाप्रबंधक को विचार के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, ये दो कंडीशन है। अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अभ्यर्थी के विवरण उसकी अभ्यर्थता के संबंध में दिए गए हैं। प्रत्येक प्रदत्त जानकारी सूचनाएं पढ़नी है और प्रदत्त सूचनाओं और उपरोक्त शर्तों प्रतिबंधों के आधार पर उसकी स्थिति का निर्णय लेना है। आपको निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में प्रदत्त सूचनाओं के अतिरिक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं मानना है। यह सभी मामले विषय आपको 1 मई 2006 की तारीख पर दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। वैसे तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है डिसीजन मेकिंग, ये ऑफलाइन पेपर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम साइड में ही अपनी कंडीशन बना लेते हैं। अब हमें इसमें बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ है और कम से कम 80% हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। मतलब लास्ट सेमेस्टर में वो 80% लाएगा। पहले 7 सेमेस्टर तक उसका कुल स्कोर 75% है। आपको पता है ए वाली कंडीशन में छूट दी थी कि भाई 65% होने चाहिए, तो ए वाली कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है। मामला कहां भेजा जाएगा वो हम देख लेंगे अभी। बी, उसके बाद उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की है। उसने चयन परीक्षा में 66% अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो उसने 21 साल की उम्र भी पूरी कर ली, यानी कि बी वाले को भी फॉलो कर रहा है। चयन परीक्षा में कितने हैं उसके 66% है, तो ये भी पूरा कर रहा है। और जमा के रूप में 50,000 की राशि भुगतान करने के लिए भी तैयार है, तो डी वाली को भी फॉलो कर रहा है। लेकिन ए वाले में आपको पता है, ए वाले का उसने एक कंडीशन दे रखी है कि ए देखिए फॉलो, इसका सिलेक्शन कब होता, सिलेक्शन होता उसका तब जब उसे ये चारों कंडीशन उसने फॉलो कर रखी होती। लेकिन उसने पता है अभी उसकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इसका छूट दे रखा है क्या, कि यदि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका है और प्रथम 7 सेमेस्टर में औसतन न्यूनतम 65% अंक प्राप्त कर चुका है, तो उसके 65 तो हैं, तो उसका मामला कंपनी के प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। अब देखो उसने क्या परीक्षा दे दी, बिल्कुल दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ है और कम से कम 80% अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। तो देखो बिल्कुल सही बात है कि उसने इस वाले परीक्षा भी दे दी है, तो उसका रिजल्ट ही आना बाकी है। तो मामला कहां भेजा जाएगा, मामला भेजा जाएगा कंपनी के प्रेसिडेंट को। क्यों, क्योंकि देखिए उसने बी सी और डी ये तीनों तो फॉलो कर रखी हैं, क्योंकि चयन प्रक्रिया में कितने नंबर चाहिए थे, चयन प्रक्रिया में 55% चाहिए थे, जबकि उसके कितने हैं, उसके हैं हमारे चयन प्रक्रिया में उसने 66% अंक प्राप्त किए हैं। बस उसका पहले वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी और पहले के लिए उसने छूट दे रखी है कि अगर उसने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है और 7 सेमेस्टर में उसका 65% अंक रहा है, तो कंपनी के प्रेसिडेंट को उसका मामला भेजा जाएगा। तो उसके तो 75% है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी क्योंकि स्लाइड बार बार चेंज करनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, पर हम एडजस्ट करेंगे इस चीज को। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक आईटी, ये आई ही नहीं होगा, आईटी है, आईटी इंजीनियर है, यानी कि उसने भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास कर लिया है। 60% चाहिए थे, इसने 68% गेन किए हैं। ए बी सी डी चारों ऑप्शन लिख लो आप, जो हमारी कंडीशन है। उसने फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ एमबीए भी किया है, चलिए इसकी हमें जरूरत नहीं थी। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है, देखिए सी वाला ऑप्शन भी कंप्लीट कर लिया। वह 50,000 की राशि का भुगतान कर सकती है, यानी कि भाई डी वाला भी भुगतान हो गया। अब बचा बी, उसकी जन्म तिथि 15 सितंबर 1982 है। आपको पता है
कि इसमें जन्म तिथि को लेके एक कंडीशन दी थी ये वाली कि 1 मई 2006 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। अब आपको पता है 1 मई 2006 की बात हो रही है। अब अगर हम देखें तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 15 सितंबर 1982, 1 मई 2006। मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो कितना ईयर आ रहा है, देखो 82 और 18 कितने हो जाएंगे 2000, और 18 और 6 कितने होते हैं 24। यानी कि उसकी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि हमें चाहिए 21 से 25 के बीच का, तो 21 से 25 आ रही है, 24 आ रही है उसकी, तो यानी कि उसकी चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अगर चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो सिंपल सी बात है, उसका चयन जो है वो निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी डाटा ऐसा नहीं है जो उसका मिसमैच कर रहा हो। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, चयन किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ए वाले पे डाउट है और परिणाम की प्रतीक्षा है। उससे पहले 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की है। उसने हाल ही में 22 साल की उम्र पूरी की है। उसे जमा के रूप में 50,000 की राशि मांगी गई। भुगतान करने के लिए कोई समस्या नहीं है। उसने 58% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है। देखिए अभी हम ए वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं है। ए वाली कंडीशन उसकी थी क्या कि ए वाली कंडीशन में छूट ये थी कि उपरोक्त ए में परंतु अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका है और प्रथम 7 सेमेस्टर में औसतन 65% अंक चाहिए। अब उसने क्या कहा है कि भाई उसने हाल ही में ये रहा, उसने पहले 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी। अब देखिए प्रथम श्रेणी जो होती है वो 60% से शुरू हो जाती है, जबकि हमें पता है कि पहले 7 सेमेस्टर में औसतन 65% चाहिए। तो यानी कि उसने 65% वाली क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करा, यानी कि उसका जो ए वाली क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम सीधा क्या कहेंगे, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा नहीं, कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा नहीं, चयन किया जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, डाटा अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है, उसने ये तो बता दिया कि फर्स्ट ग्रेड से पास हुआ है, लेकिन परसेंटेज कितना था ये नहीं बताया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है यहाँ पे राइट आंसर, जो कि है डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, मतलब ए वाली कंप्लीट। वह चयन परीक्षा में शामिल हुई जिसमें उसे 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया। चयन परीक्षा में भी उसे शायद 55% चाहिए थे, तो यहाँ तो 70% है। उसकी जन्म तिथि 28 जून 1983 है, तो 82 वाला 24 साल का था, तो 83 वाला 23 का होगा। एज वाला क्राइटेरिया भी फॉलो हो रहा है। वह 50,000 की स्थिति में 50,000 देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जमा के रूप में 30,000 का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। अब देखो आपको पता है कि 25,000 की रिक्वायरमेंट थी और वो कह रहा है कि 30,000 की व्यवस्था करेगी वो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनना चाहिए, इसका आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है, डाटा अपर्याप्त है, उसके बाद क्या है हमारा उसके बाद दिया है हमें चयन नहीं किया जाएगा, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा और चयन किया जाएगा। अब हम क्या आंसर लगाएं इसमें, आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसका आंसर बनेगा आपका, क्योंकि आपको पता है 25,000 की रिक्वायरमेंट थी और उसने कितने देने को तैयार है, वो 30,000। तो जब इसमें हमें एक कंडीशन छूट दे रखी थी, ये आप देखेंगे तो ये वाली कि डी में परंतु कम से कम 25,000 की राशि देने को तैयार है, उसने इंजीनियरिंग डिग्री में 70% अंक प्राप्त किए। तो आपको तो पता है उसने 79% किए, तो ये भी फॉलो हो रहा है।
तो कंपनी के महाप्रबंधक को विचार के लिए भेजा जा सकता है। अब देखो मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, ये रहा। उसमें 70% चाहिए थे, 79%, 25,000 जमा होने, 30,000 होने हैं। तो यहाँ इसका जो मामला है वो कहाँ भेजा जाएगा, वो भेजा जाएगा महाप्रबंधक को, क्योंकि 50,000 तो ये दे नहीं रही। और जब 25,000 या उससे ज्यादा दिए जाएंगे तो जो आपका डाटा है वो किसे भेज दिया जाएगा, महाप्रबंधक को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक और चयन परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए हैं। वह जमा के रूप में 50,000 की राशि का भुगतान कर सकते हैं। देखो 2003 में 21 साल पूरे कर लिए, यानी कि 6 तक आते आते वो 24 का भी हो जाएगा। ठीक है, ये पहली मतलब एज भी पूरी है, डिग्री परीक्षा भी पास कर ली 1 मई 2006 से पहले पहले, डिग्री परीक्षा में 76% अंक लिए हैं, चयन परीक्षा में 72% है और 50,000 भी देने को तैयार है। तो यानी कि उसका चयन जो है वो कंफर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा, क्योंकि वो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये डिसीजन मेकिंग, देखिए डिसीजन मेकिंग जो है वैसे टफ नहीं होती है, ये टफ बच्चों को लगती है क्योंकि इसका डाटा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे इसे पढ़ने में जो है आलकस करते हैं। तो आलकस नहीं करना है, आपको ध्यान से डाटा को पढ़ना है। इसका आंसर फ्री के नंबर होते हैं ये। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, चयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानसिक अभिरुचि से मैं लेके आया हूं। देखो ये भी आपका फरवरी वाले एग्जाम में से उठाया मैंने। कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना है। ऑप्शन है, निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए, अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं, जब भी आप कभी इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक्शन कभी नहीं लेना है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन तो कभी मतलब गिरफ्तार करना है नहीं। अपहरण का मामला दर्ज, ये भी एक तरीके से उस पर केस हो गया, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। देखिए ग्राम सभा अगर इस शिकायत को खत्म कर पाती तो मामला आपके पास नहीं आता, क्योंकि पहले तो ग्राम सभा ही है, फिर ग्राम सभा में बात रखी जाती, जो भी सॉल्यूशन होता वो कर लेते। तो ये भी खत्म हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, बी आंसर होगा कि यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। देखिए किसी को भी आप डायरेक्ट आरोप में नहीं डाल सकते, क्योंकि किसी की लाइफ खराब करना, किसी को इस तरीके से किसी के केस डाल देना, ये अच्छी चीजें नहीं होती। तो ये डायरेक्ट एक्शन में आती है हमेशा। तो भाई अगर किसी की सहमति है तो वो सीधा सीधा आपस में सुलझा ले बैठ के, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप एक पुलिस अधिकारी, देखिए ये भी मानसिक अभिरुचि का है और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। आपको क्या करना है। देखिए अंतर धार्मिक जोड़े का मतलब है इंटरकास्ट मैरिज। चलिए, प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। तो देखिए सुरक्षा अधिकारी तो आप भी हैं, किसी दूसरे के पास क्यों भेजोगे आप। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए, तो ये भी खत्म हो जाएगा। उनको स्वैच्छिक, हालांकि ये अभी तक ठीक ठाक है लेकिन आगे पढ़ेंगे, उनको स्वैच्छिक भौतिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। देखिए अलगाव की बात हम नहीं करेंगे, अलग क्यों करेंगे हम किसी को, बालिग हैं वो दोनों। जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर उनकी जान को खतरा है तो आप क्या करो, उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दो। सिक्योरिटी में क्या होगा, वो आराम से कहीं भी आ जा सकेंगे और जो भी होगा फाइनल डिसीजन बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो बी भी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर बन रहा है कि सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह दें। तो देखिए वैसे भी सार्वजनिक बातचीत की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई, यहाँ पे तो उन्हें संगठनों से धमकियां मिल रही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, डी बन जाएगा राइट आंसर। और ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना, और सेशन पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय, तैयारी करते रहिए अच्छे से, बढ़िया से तैयारी कीजिए, और इस बार अपने माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा करने की भरसम कोशिश कीजिए। थैंक यू।